आज हम देखने वाले काउंट्स यंगेस्ट सन इज अ प्लेयर के चैप्टर नंबर 27 को। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है, तो वीडियो की एंडिंग स्किप मत करना। चैप्टर 26 में हमने देखा था कि जो रॉल होता है उसने बहुत तेज का पंच मार के अपना हाई स्कोर सेट कर दिया होता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है वहाँ पे सारे के सारे लोग रॉल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसने हाई स्कोर सेट कर दिया होता है। रॉल अपने मन ही मन में बोलता है कि सब कुछ एकदम वैसे ही हुआ जैसा मैंने प्लान किया था। और फिर उसके बाद जो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि गुड, अब अपनी सीट पे वापस जाओ। और फिर रॉल अपनी सीट की तरफ को वापस आने लग जाता है और सभी लोग रॉल की तरफ को अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। मतलब भाई बंदे ने हाई स्कोर सेट कर रखा है। फिर उसके बाद जो सिस्टम होता है, सिस्टम उसे बताता है कि टेस्ट साइट नंबर 1 द हाईएस्ट स्कोर इज 2820, नो चेंजेस। टेस्ट साइट नंबर 2 हाईएस्ट स्कोर इज 3612, जो कि रॉल का होता है। और फिर रॉल बोलता है कि आगे की टेस्ट साइट्स में भी मुझे इतने अच्छा स्कोर करना है। और फिर उसके बाद हमें स्टोरी में आगे दिखाया जाता है कि जो रॉल होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि जब मैं एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचा तो जो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जो एक महीना मैंने अपने भाई के साथ ट्रेनिंग करी थी उसकी वजह से जो मेरे स्ट्रेंथ का स्टैट था वो 68 तक पहुंच चुका था, लेवल नहीं स्ट्रेंथ का स्टैट। और फिर उसके बाद रॉल ऐसा भी बोलता है कि मैं इजीली 4000 से अबव स्कोर कर सकता था, लेकिन मैं भी यहाँ पर एक फ्रेशमैन हूँ और उसके हिसाब से मेरा स्कोर सफिशिएंट है, नहीं तो किसी को मेरे ऊपर शक भी हो सकता था। और फिर उसके बाद बोलता है कि इसलिए अब मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन और ज्यादा गैदर करनी है और मुझे यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड करना है जैसे कि मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, मतलब जैसे मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। रॉल बोलता है कि मैंने अपनी साइकोकाइनेसिस वाली पावर का यूज किया क्योंकि उस पे पंच मारने के बाद वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करता और मुझे उस पंचिंग बैग का इम्पैक्ट को कम करना था। मैंने पहले से ही अपने मन में स्कोर सोच रखा था कि मुझे कितना स्कोर करना है, जिसके लिए मुझे सिस्टम कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ी कि एग्जैक्ट कौन से पॉइंट पे मारने पर वो सेम स्कोर करेगा। रॉल बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मुझे ये सब कुछ करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो रियल थ्रेट है वो अभी भी अननोन है, तो इसलिए ये बेटर रहेगा कि अभी मैं अपनी पावर्स को जितना हाइड कर सकता हूँ उतना ज्यादा हाइड करूँ। वो बोलता है कि मैं तब तक अपनी पावर्स को हाइड करूंगा जब तक बाकी के लोग भी अपनी पावर्स को नहीं दिखा देते। वो बोलता है कि बाकियों की पावर्स का तो पता नहीं, लेकिन अगर लोगों को मेरी पावर्स के बारे में पता लगेगा तो उनको मेरी पावर्स सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगेंगी। वो बोलता है कि मेरी पिछली लाइफ में जो मेरी पावर थी वो रैंक 1 की थी। एज अ रिजल्ट जो बाकी के गिल्ड थे उन्होंने मेरी स्किल को एनालाइज किया और मुझे हंट किया, और इसलिए आपने एपिसोड 1 में भी देखा होगा कि रॉल को उन बंदों ने मार दिया होता है। और इसलिए रॉल सोच रहा होता है कि अगर मैंने यहाँ पे भी अपनी सारी स्किल्स दिखा दी तो कहीं इस बार भी उसको यहाँ पे ना मार दिया जाए। वो बोलता है कि मैं फिर से वो स्टूपिड शिट दोबारा नहीं करने वाला हूँ। वो बोलता है कि मैं अपने आप को उतना हाइड करूंगा जितना मैं कर सकता हूँ और शो ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। फिर उसके बाद जो इन्विजिलेटर होता है वो सभी से बोलता है कि जो तुम्हारा ये टेस्ट था वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, तो सारे के सारे नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो। रॉल अपने मन ही मन में बोलता है कि चलो अब मैं एक बार अपना स्टेटस देख लेता हूँ टेस्ट खत्म होने से पहले। और जब वो अपने स्टेटस देखता है तो उसका स्टेटस वही नॉर्मल सा होता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिर उसके बाद रॉल बोलता है कि जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है वो है ऑब्स्टिकल टेस्ट, और ये सच में मेरी स्ट्रेंथ और एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये टेस्ट को देते वक्त मुझे अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। वो बोलता है कि मुझे यही आशा है कि जो डेल्टन और जेम्स है वो भी अपना बेस्ट देंगे इस बार। मुझे देखना है कि आखिर उनके मुकाबले में मैं कहाँ पे हूँ और मेरा लेवल आखिर क्या है। और फिर उसके बाद डेल्टन, जेम्स, ये जितने भी लोग होते हैं जिनकी की रॉल बात कर रहा होता है, हमें उनकी बैक स्टोरी थोड़ी पता चलती है। हमें पता चलता है कि ये एक ब्लेसिंग होती है स्वॉर्ड मास्टर का डिसेंडेंट होना, जो कि होता है ड्यूक मार्क्वेस फैमिली में, लेकिन साथ ही साथ उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा आती हैं। हमें पता चलता है कि जो ड्यूक मार्क्वेस होता है उसने कभी भी अपने बच्चों को स्वॉर्ड चलाने के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन जो उसके बच्चे थे वो भी नंबर 1 टाइटल पाना चाहते थे तो उन्होंने भी अपना बेस्ट किया। जो डेल्टन होता है उसके जितने भी भाई होते हैं वो सारे के सारे उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स करते थे कि तुम्हें ही अपनी फैमिली का टाइटल संभालना है। डेल्टन इस बारे में बहुत ज्यादा अनहैप्पी था क्योंकि उसके टैलेंट की वजह से उसको बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता था, लेकिन वो फिर भी बहुत ज्यादा बेटर बन गया उसकी एज के बाकी लोगों से। लेकिन इसने उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर दिया और उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो थोड़ी मतलब खराब सी हो गई। उसकी फैमिली में उसे बहुत
बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता था ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए, तो डेल्टन ने ये चूज किया कि वो एकेडमी में एंटर करेगा और उस बोरिंग सी ट्रेनिंग से छुटकारा पाएगा। अब उसके बाद प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाकी के सारे लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, मतलब रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है, लेकिन जो डेल्टन होता है वो बोलता है कि आखिर पहले ही दिन हमको इतने टेस्ट क्यों देने पड़ रहे हैं और सब लोग इतना ज्यादा हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हैं। फिर इसके बाद जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो देखता है कि जो नंबर 1 पे होता है वो होता है हमारा रॉल, ऑफ कोर्स सी बात है। नंबर 2 पे लेकिन होता है जेम्स डी मैनुअल। डेल्टन अपने मनी मन में बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जेम्स सेकंड प्लेस में है, मैंने उससे जितनी भी फाइट करी है मैं हमेशा उससे जीता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी तक जितने स्वॉर्ड्समैन से मिला हूँ उन सब में जेम्स सबसे टॉप पर है और वो बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन आखिर वो सेकंड पे क्यों है? क्या कोई और है जो कि जेम्स से भी बेटर है? ये सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब वही जो इन्विजिलेटर होता है वो सभी से बोलता है कि सुनो सारे लोग, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट टेस्ट लोकेशन पे जा रहे हैं, तो सभी लोग लाइन अप हो जाओ। वही जो डेल्टन होता है वो अपने मन ही मन में अभी भी यही सोच रहा होता है कि जो नंबर 1 पे आया है उसका नाम है रॉल। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैंने उसे कहीं देखा है। और फिर इसके लाइन अप होते वक्त जो हमारा डेल्टन होता है वो रॉल के पीछे से रॉल से बोलता है कि हे, क्या तुम रॉल हो? रॉल पलटता हुआ उससे बोलता है कि आखिर तुम कौन हो? डेल्टन बोलता है कि मैं हूँ डेल्टन। डेल्टन अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मुझे अभी अभी ऐसा फील हुआ जैसे मैंने ग्लिम्स देखा एक गोल्डन शाइन आइज का। ये सच में दिखने में भी बहुत बेहतर है, लेकिन मेरे जितना नहीं। वहीं जो रॉल होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? नहीं तो मैं चल रहा हूँ। फिर उसके बाद डेल्टन बोलता है कि हाँ हाँ वेट वेट। वहीं वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया कि मुझे किसी ने ऐसे मुंह पे रिजेक्ट किया है। क्या इसको पता नहीं है कि आखिर मैं कौन हूँ? अगर बंदों को पता होता है कि मैं कौन हूँ तो वो मेरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं। और फिर उसके डेल्टन अपने मनी मन में ऐसा भी बोलता है कि मैं अब इस बच्चे के बारे में और ज्यादा क्यूरियस होता जा रहा हूँ। वो बोलता है कि मुझे वंडर है कि आखिर जब टेस्ट में मैं इसे हराऊंगा तो इसका उस पर क्या रिएक्शन होगा। मतलब इसे अभी भी लग रहा होता है कि अपने रॉल को हराएगा। अब उसके बाद हमें सेकंड टेस्ट का सीन दिखाया जाता है। जो रॉल होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये टेस्ट बहुत ज्यादा सिंपल है। ये यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि आखिर कोई बंदा कितना फास्ट भाग सकता है रास्ते के ऑब्स्टिकल से। लेकिन वो बोलता है कि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें यहाँ पे भागना पड़ेगा एक फुल बॉडी सेट आर्मर से जो कि स्टील का आर्मर है, और साथ ही साथ यहाँ पे रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैप्स भी बिछे हुए हैं। अब उसके बाद वहाँ पे टेस्ट शुरू हो जाता है और स्टार्टिंग में कुछ बंदे बाहर भी हो जाते हैं। रॉल अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये जितने भी लोग बाहर हो रहे हैं ये सारे के सारे लो रैंकिंग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी 100 पीपल अभी तक फेल हो चुके हैं इस टेस्ट में। इसमें जरूर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो बोलता है कि मैंने सुना है कि जब वाइस प्रेसिडेंट ग्रे यहाँ पर आए तो इन्होंने टेस्ट में कुछ चेंज कर दिया, लेकिन आखिर ये चेंज क्या था और इन्होंने कब किया जिसकी वजह से कोई भी अब बंदा पास नहीं हो रहा है। अब उसके धीरे धीरे कुछ बंदे उसमें से पास होने लग जाते हैं। जैसे एक रिकॉर्ड बना होता है 13 मिनट 33 सेकंड का, फिर उसके बाद बना होता है 12 मिनट 52 सेकंड्स का, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे हाईएस्ट स्कोर बना होता है वो होता है 9 मिनट 12 सेकंड्स का। रॉल अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये मेरे ख्याल से सबसे हाईएस्ट स्कोर है, और वो बोलता है कि चलो देखते हैं आखिर ये लोग और कितना फास्ट भाग सकते हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि जो अपना डेल्टन होता है वो एकदम केयरफ्री सा होकर वहाँ पे एक जगह पे पड़ा होता है और बोलता है कि मुझे लग रहा है अब मेरी बारी आने वाली है, तो चलो रेडी हो जाते हैं। मतलब भाई इस बंदे में ना मेरे को थोड़ी थोड़ी शिकामारू वाली वाइब आ रही है। शिकामारू भी एकदम नारुतो में बिल्कुल ऐसा ही था। वो जैसे चुनिन एग्जाम के टाइम पे जब सबके ऊपर गेंजुत्सु रखा था उसके ऊपर गेंजुत्सु नहीं था, लेकिन वो फिर भी लेटा रहा कि उसको फाइट ना करनी पड़े। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेल्टन की बारी आ चुकी होती है और वो एकदम आलस वाले मूड में आगे को बढ़ रहा होता है। वही जो रॉल होता है वो बोलता है कि क्या इस बंदे में कुछ स्पेशल है? अभी तक जो बेस्ट स्कोर है वो अभी तक 7 मिनट्स का हो चुका है। वही रॉल अपने सिस्टम से बोलता है कि सारे के सारे सिंगल बंदों के भी रिजल्ट्स इसमें अपडेट करते रहना और मुझे बताते रहना। रॉल अपने मन ही मन में बोलता है कि यहाँ पे एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं और मैं सारे टेस्ट को एक टाइम पे नहीं देख सकता हूँ, तो मुझे इन सबको सिस्टम की वजह से मॉनिटर करना पड़ेगा। और उसके जो इन्विजिलेटर होता है वो अपने रॉल से बोलता है कि नंबर 285 रॉल, मैं आपको नियम्स को एक्सप्लेन करता हूँ। वो बोलता है कि यहाँ पे जितने भी ट्रैप्स और ऑब्स्टिकल्स हैं वो इल्यूजन स्पेल्स हैं, मतलब गेंजुत्सु हैं, और लेकिन इससे जो आपको डैमेज होगा वो एकदम रियल होगा, तो आप जितना संभल के खेल सकते हैं उतना संभल के खेलिएगा। रॉल बोलता है हाँ हाँ ठीक है। वो इन्विजिलेटर बोलता है कि अगर आपको जो डैमेज हुआ वो आपका आर्मर सह नहीं पाया तो आप आउट हो जाओगे, ठीक है। और फिर उसके बाद रॉल की जो रेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। रॉल अपने मन ही
सामने बोल रहा होता है दौड़ते हुए कि ये आर्मर सच में बहुत ज्यादा ओल्ड है और ये बहुत ज्यादा हैवी और हार्ड भी है। और अब मैं समझा कि आखिर स्टार्टिंग में ही बहुत सारे बंदे फेल क्यों हो गए, लेकिन मेरे लिए ये कुछ ज्यादा नहीं है। मैं एक एक्सपर्ट लेवल पे हूँ और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका हूँ। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। अब उसके बाद उसका पहला ऑब्स्टिकल आता है जो कि होता है टोरेंट का, मतलब वही जो नदी में पत्थर वगैरह होते हैं उस टाइप का। और रॉल बोलता है कि ये सच में एक इल्यूजन स्पेल है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कितना रियल होगा। लेकिन रॉल बोलता है कि ये सच में एक वेस्ट है और वो आसानी से उनको पार कर लेता है। अब उसके बाद उसका दूसरा ऑब्स्टिकल आता है जो होता है फॉरेस्ट ट्रैप्स। मतलब ये जो ऑब्स्टिकल होता है फॉरेस्ट ट्रैप्स नाम का, इसमें फॉरेस्ट में बीच बीच में इसके लिए ट्रैप्स होते हैं ताकि ये गिर विर जाए या फिर कोई तीर लग जाए इसको कहीं से ऐसे वैसे करके। और जब रॉल वो फॉरेस्ट क्रॉस कर रहा होता है तो उसके पीछे बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते भी है, लेकिन रॉल उनको एकदम आराम से क्रॉस कर लेता है और बोलता है कि ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। और उसके बाद जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो इससे भी बहुत सारे अटैक्स को ब्लॉक करता है। अब उसके बाद और भी ऑब्स्टिकल आते हैं जिसमें जमीन जैसी फट जाती है और मतलब ऐसे ही कर रहे होते हैं वो लोग। अब जो सिस्टम होता है वो उसे नोटिफाई करता है कि जो जेम्स और डेल्टन है वो बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे हैं, वो लगभग 5 मिनट में अपना टेस्ट खत्म कर देंगे। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक ही साथ में बहुत सारे लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, तो रॉल ने मॉनिटर के लिए सिस्टम को लगा दिया था और अब सिस्टम उसे नोटिफाई कर रहा होता है। रॉल सिस्टम से बोलता है कि क्या जेम्स और डेल्टन के अलावा कोई और भी स्पेशल है। सिस्टम उससे बोलता है कि सेलेब फ्रॉम रैंडल, मतलब रैंडल वालों का बच्चा, वो भी फास्ट जा रहा है। वो जेम्स और डेल्टन के लेवल पे तो नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है वो थोड़ा फास्ट है। फिर उसके बाद रॉल अपने सिस्टम से बोलता है कि ठीक है, फिर उनको सेपरेटली रिकॉर्ड करके मुझे अपडेट करते रहना। फिर उसके बाद जो उसका अगला ऑब्स्टिकल आता है वो होता है स्विंगिंग ब्रिज वाला, और रॉल बोलता है कि ये फायरबॉल शूटर्स भी लगे इसमें, ये बहुत ज्यादा एनोइंग है। लेकिन फिर उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसको भी पार करने के लिए तैयार हो जाता है। एंड बस यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 27 खत्म हो जाता है। अब जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे वीडियो के लास्ट में आप लोगों से कुछ बात करनी है, तो देखो बात कुछ ऐसी है कि ये जो सीरीज है काउंट्स यंगेस्ट सन इज अ प्लेयर, इसके मैंने 27 चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं और 8 बजे एक और चैप्टर भी आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें बचने सिर्फ 2 चैप्टर जिन्हें मैं कल निपटा दूंगा, तो उसके बाद ये सीरीज हमारी खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही मैं इसके कल 2 एपिसोड अपलोड कर दूंगा तो ये सीरीज खत्म हो जाएगी। मतलब इसके आगे और एपिसोड आएंगे वो मैं बनाते रहूंगा, लेकिन फिर उसके बाद जो पिछले एपिसोड्स हैं, जैसे जो मेरा पहला एपिसोड है वो तो 2 घंटे का है, और उसके बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है उनको कंपाइल करके 1-1 घंटे की वीडियो डाल दूंगा। क्योंकि जो बाद में इस सीरीज को देखेगा उसके लिए बार बार वीडियो स्विच करने में दिक्कत आएगी और उसको 2-3 वीडियो में पूरी सीरीज मिल जाएगी। तो आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज मत होना, और अगर दोबारा देखना चाहते हो सीरीज को तो आप दोबारा भी देख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली मैं 2 से 3 वीडियोस में इसको पूरा कंपाइल करके डाल दूंगा, और जैसे जैसे वीडियोस कंपाइल करते रहूंगा वैसे वैसे उनकी जो शॉर्ट वीडियोस हैं उनको प्राइवेट करता रहूंगा। तो बस बाकी अगला एपिसोड थोड़ी देर में आ रहा है, तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।